नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही बाजार की साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे अगले आधे घंटे में। दीपेन शाह हैं स्टेवन.com से, बीरेन वकील हैं हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी से, और आगे राजेश रोकरे होंगे जो जीजेसी जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी है, और साथ ही हमारे साथ नीरज पटेल भी होंगे जो जीरा के एक्सपोर्टर हैं। उनसे हम जीरे को लेकर डिमांड की क्या स्थिति है डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, ये उनसे पता करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल पर जिस तरह की चिंता थी कि जियोपॉलिटिकल चिंता थी, वो उस तरह से यहाँ पर दिख नहीं रही है। बीरेंद्र सर, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? कच्चा तेल आज कमजोर दिख रहा है, संभावनाएं बन रही थी कि बहुत तेज तो नहीं होगा। क्या ईरान के तरफ से जो अटैक हमले हुए, क्या एक फेस सेविंग थी या कुछ और नहीं, कुछ बड़ा होने की संभावना कम है? फेस सेविंग प्राइमरीली तो फेस सेविंग ज्यादा लग रही है, क्योंकि ईरान का जो स्टेटमेंट है कि ये अब खत्म हो गया है, हमने ऑपरेशन सक्सेस कर दिया है। इजराइल ने भी ऐसा ही कहा कि ये हमारा भी सक्सेसफुल ऑपरेशन है। वॉर बेसिकली वॉर में तो ऐसे बयान आते रहते हैं, बट जो पैनिक प्रीमियम डेवलप हुआ था वो फुली मटेरियलाइज नहीं हुआ। शायद मार्केट ने एडवांस में डिस्काउंट कर दिया सभी रिस्क एसेट में। बिटकॉइन में भी हमने क्रैश देखा, बुलियन में भी हमने क्रैश देखा, और क्रूड ऑयल का रिस्पांस भी काफी म्यूटेड रहा। तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये रेड सी प्रीमियम है वो फुली डिस्काउंट हो गया है। अब कोई नई इवेंट बाजार को चाहिए। अगर कोई नई इवेंट नहीं आती है तो मार्केट में भी थोड़ा डाउन साइड भी जा सकता है, टेम्पररी डाउन साइड भी जा सकता है अगर कुछ बड़े एक्शन यहाँ पर नहीं होते हैं। इस तरह की सिर्फ बयानबाजी ही रही, कुछ बड़े नुकसान की खबर नहीं आती तो कच्चा तेल यहाँ से गिर भी सकता है, ऐसा बीरेंद्र सर को लगता है। आप बताइए दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल को लेकर, और ट्रेडर्स के लिए अगर कोई रणनीति है आपके पास तो वो भी बता दीजिएगा। जी डेफिनेटली, गुड मॉर्निंग। शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रेडर्स के लिए सबसे पहले तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रणनीति ये है कि जब भी ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं या जब भी ऐसे वॉर की सिनारियो होता है तो कोई भी कंट्री अपने एक्शन अनाउंस करके नहीं लेगा। इसका मतलब ये है कि इन सब एक्शंस पे ट्रेडर का कंट्रोल नहीं होगा। तो ट्रेडर का कंट्रोल यही होगा कि वो अपना भाव देखे और अपने स्टॉप लॉसेस पे एग्जिट ले ले या अपने प्रॉफिट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सलाह यही होगी कि अपने प्राइजेस को खास करके क्रॉस चेक करते रहे, और जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी लगती है कि एग्जिट करना चाहिए तो उन्होंने एग्जिट कर लेना चाहिए और ट्रेडिंग वॉल्यूम थिन लगने चाहिए। अब अगर आते हैं स्ट्रेटेजी की बात करने, तो हमारा मानना ऐसा है कि 7000 जब तक इंटैक्ट है तब तक आपको क्रूड ऑयल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख सकती है, लेकिन 7000 ब्रेक होने पे नीचे में 6800 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा उछाला आता है और 7200 के प्राइसेस आते हैं तो क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप 7350 7400 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर 7200 के आसपास जब भी आते हैं प्राइसेस तभी पुट लेके भी खरीद सकते हैं। अपना रिस्क आप ही मैनेज कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं मिनी कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन शॉर्ट सेलिंग की एक्सपर्टीज रखते हैं तो ही ट्रेड में एंटर कीजिएगा, और वॉल्यूम कम रखेगा क्योंकि गैप अप गैप डाउन की आशंका हमेशा ही रहेगी। ओके, वॉल्यूम कम रखिएगा। अगर 7000 के नीचे फिसलता है तो 6800 6700 के लेवल भी दिख सकते हैं। आप किस साइड ट्रेड करना पसंद करेंगे? बीरेंद्र से एक ट्रेडिंग रणनीति बता दीजिए ट्रेडर्स के लिए क्रूड में। क्रूड में ऑप्शंस काफी है, बट वो इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करना चाहिए। इसमें कोई जेनेरिक ट्रेड नहीं मिल सकता करंट वॉलेटिलिटी को, और अभी भी डायनेमिक सिचुएशन है, काफी फ्लूइड सिचुएशन है। अभी हमने ईरान का एक्शन तो देख लिया, इजराइल का कोई काउंटर एक्शन आता है या नहीं, वो अभी भी सर्टेन है। बिल्कुल सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड आप नहीं देना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माहौल अभी रिस्की है, तो इसलिए बीरेंद्र सर के पास मैं दोबारा गया था क्रूड पर ताकि उनकी ट्रेडिंग रहती जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश रोकड़े साहब भी हैं, जीजेसी के वाइस चेयरमैन हैं। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला। सर, गोल्ड में जो ये तेजी आई है, क्या लग रहा है आपको, क्यों ये तेजी आई है और कौन खरीद रहा है? इतना महंगा सोना कौन खरीद रहा है? सोना तो ऑलवेज महंगा होता है, तभी उसको सोना बोला जाता है। इस वजह से सोना तो ऑलवेज सबकी पसंदीदा है। अगर सोने के रेट अगर कम होते रहेंगे तो शायद उसे सोना नहीं कहा जाएगा, और जितने दीवानगी
पूरे दुनिया में सभी गवर्नमेंट की उसके प्रति है, इसका मतलब उसमें रेट एप्रिसिएशन और रेट का इंक्रीजिंग मोड, यही उसकी एक ब्यूटी है, उसी के लिए उसके तरफ अट्रैक्शन है। और ये आपके जो अट्रैक्शन कई ग्राहक है, सालों से, कई दशकों से कम नहीं हुआ है। ओके, तो आपके जो ग्राहक है, क्या उनको ये भाव अट्रैक्टिव लग रहा है? आपके स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है? क्या वो खरीद रहे हैं? सरकार की बात छोड़ दीजिए, उनके पास तो डीप पॉकेट्स हैं, लेकिन आपके ग्राहकों के पास क्या उतना पॉकेट्स है जो इस भाव पे खरीदने आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा एक ठहराव आ जाता है कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन, 8 दिन के लिए, बट एक बार डो डाइजेस्ट हो जाता है। आप देखेंगे गोल्ड के रेट जब 50,000 क्रॉस कर रहे थे, तब भी ऐसा लगा था कि अब 50,000 के ऊपर गोल्ड होने के बाद कभी इसमें कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन कस्टमर ने ये समझ लिया कि ये इसका बेस वैल्यू बन चुका है 50,000 का। उसके बाद आपने देखा होगा 58,000 से रैली बढ़ के अभी ये 74,000, 75,000 तक के रेट चले जाना, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को अभी 70,000 का एक बेस बना लिया। आपने देखा होगा 2 दिन पहले फ्राइडे $2448 जाके अगर $100 की मंदी आके अभी भी गोल्ड का रेट अगर 73 के आसपास ही है, इसका मतलब 70,000 का घर अभी गोल्ड ने बना लिया है। और यह 70,000 का घर कंज्यूमर भी अभी समझने लग गया है कि ये 70,000 इज नाउ बेस वैल्यू, अब इससे कम ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से फिर 1-2 दिन के लिए थोड़ी तकलीफ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर समझ जाता है कि अभी इसमें खरीदारी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ केवल सोने और ज्वेलरी को एज अ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, हमारे परंपरा में भी गोल्ड नस नस में है। इस वजह से काफी शादियों का सीजन अभी सामने होने के कारण गुड़ी पाड़वा से लेके तो अक्षय तृतीया तक के काफी डिमांड होती है। तो 2-4 दिन के लिए कस्टमर रुकता है, लेकिन उसके जस्ट बाद ग्राहकी शुरू हो जा रही है। और अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी 2 दिन थोड़ा सा लगा कस्टमर को कि ये रेट एकदम ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन $100 की जो करेक्शन है उसके वजह से फिर से 75 से लेके 72-500 के आसपास अगर रेट आ जाते हैं, तो लोग समझते दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, और लोगों ने अभी फिर से आना शुरू कर दिया है। थोड़ी मुश्किल होती है, बट क्या करें, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो हम भी इसके लिए लाचार होते हैं। बस इतना है कि सोना ऑलवेज करके देता है। इस वजह से आज की तकलीफ में मान सकता हूं कि सोना महंगा समझ के खरीदना पड़ता है, बट खरीदने के बाद वो सस्ता लगता है। ओके सर, अभी डिमांड की बात अगर आप मेंबर्स की तरफ से करें तो कई सारे आप लोगों ने भी जीजेसी में शो किया था, अभी बॉम्बे में आगे भी करने वाले हैं। क्या वहाँ से किस तरह की रिपोर्ट है? वहाँ के कई सारे स्टॉल्स पे मैं गया तो उनका कहना था कि अचानक आई तेजी से डिमांड काफ़ी हिट हुआ है, बिल्कुल डिमांड नहीं है। आपकी रिपोर्ट क्या है? आपके मेंबर्स क्या कह रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल, हमारे जितने भी एग्जीबिटर है, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का जो शो हुआ था अभी हाल ही में, आप जिसमें खुद आप भी आए थे, उसमें शिरकत की थी आपने, सभी एग्जीबिटर हमारे काफी ज्यादा खुश थे, उत्साहित थे, और उनको जितनी अनुमान था उससे ज्यादा उनका सेल हुआ है। ये इसके पीछे मैंने कहा ना कि 2-3 कारण है। एक तो गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में काफी पसंद किया जाता है, और उस दिन पहला दिन होता है साल का, इस वजह से वहां खरीदारी होती है। और उगादी एक दक्षिण भारत में भी एक बड़ा त्योहार होता है, और इसके साथ वेडिंग सीजन, तो तीनों कारण की वजह से ये टाइमिंग थी शो की, तो हमें तो कोई डाउट नहीं था कि इस शो में खरीदारी नहीं होगी। 100% कि रिटेलर होलसेलर से लेने के लिए वो सही समय रहता है, और उस समय में रिटेलर जब खरीदारी करता है तो उनको भी पता होता है कि आने वाला जो 1.25 महीना है, ये अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया के बाद में भी तो काफी ज्यादा खरीदारी होगी। और मुझे लगता है कि उसके तुरंत बाद थोड़ा सा 2 और 3 हजार रुपए की तेजी आई है, तो थोड़ा सा कस्टमर रुका है, बट मुझे लगता है रिटेलर ने काफी अच्छी बाइंग करके रखी है, और वो शो भी काफी हिट हुआ। और मुझे लगता है इसके बाद जो रिटेलर ने जो तैयारी करके रखी, उनको भी बहुत अच्छे अनुभव मिलेंगे और बहुत अच्छा उनको रिटर्न मिलेगा। क्या चांदी में क्या लग रहा है राजेश जी? चांदी की चाल क्या दिख रही है आपको? देखिए, मैं तो ऑलवेज कहता हूँ सोना और चांदी दोनों भाई बहन है और साथ में चलते हैं, बट अगर मैं कंपैरिजन में देखूं तो चांदी थोड़ी कम चमकी है जितना सोना चमका है। आपने देखा होगा हाई बनाया है $2448 का, वो अभी सिल्वर का जो हाई इसके पहले $48 का था, वो अभी तक के सिल्वर ने तोड़ा नहीं है अपना रिकॉर्ड। तो सिल्वर में भी मुझे काफी अभी भी तेजी दिख रही है। अगर 1 लाख रुपया प्रति किलो अगर हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। चांदी में काफी अभी तेजी की अपेक्षा है। जो एक डॉलर के अगर मैं देखूं $48 का जो हाई बनाया था चांदी ने, वो अभी भी उसने छुआ नहीं है। तो मुझे अभी भी लगता है कि चांदी में काफी संभावना है तेजी आने की। शुक्रिया राजेश जी, आपने वक्त निकाला। चलिए वीरेंद्र सर, आप बताइए आपको क्या लग रहा है गोल्ड में अब बड़े रिस्क क्या है? यहाँ पर क्या करना चाहिए? 72,000 रुपए के नीचे खरीदारी बनती है या रुके? क्या करें वीरेंद्र सर? हल्का सा डिप पे
सिल्वर बाय किया जा सकता है टाइट स्टॉप लॉस के साथ। हमने जो फ्राइडे में जो एक्शन देखा था वो मेरे हिसाब से इंटरिम टॉप बन चुका है, क्योंकि टॉप के समय डेली स्विंग्स काफी बड़े रहते हैं। सोना में ऑलमोस्ट $100 का इंट्राडे स्विंग था, चांदी में ऑलमोस्ट 200 सेंट का इंट्राडे स्विंग था, तो ये इंटरिम टॉप शायद एस्टैब्लिश हो चुका है। जैसे हमने कहा कि बताया, हिंट दिया था कि रिटेल सेलिंग शायद गोल्ड में ज्यादा बढ़ेगी, तो न्यूयॉर्क में अभी गोल्ड ज्वेलरी जो यूज्ड होती है, मींस घर में से लोग सोना बेच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा सप्लाई शायद बढ़ेगा रिटेल डेवलप कंट्री में से, मींस यूरोप और अमेरिका से। ओके, आप बताइए गोल्ड को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? दीपेन जी, क्या करना चाहिए यहाँ से गोल्ड में? तो देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, मुंबई के पॉलिटिकल लीडर है संजय निरुपम जी, उनको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारत में 3 चीज के दाम या 3 चीज में हमेशा बढ़ोतरी हो रही है। सबसे पहले है लड़की की उम्र, बेटी की उम्र, और दूसरा है सोने के भाव। तीसरा का जरूरत नहीं, अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। लेकिन सेकंड जो सोने का भाव है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। और आप ये समझना चाहिए कि इंडियन मेंटालिटी में जिसके भी घर पे बच्चे हैं उन्होंने गोल्ड जमा करना पड़ता है उनके शादी के लिए। तो आप ये समझिए कि इनहेरिटेंट एक फिजिकल डिमांड इंडिया में रहती है गोल्ड की। लेकिन इन भावों पे अगर आप फिजिकल डिमांड को देखेंगे, डेफिनेटली थोड़ा कमजोर रहने की आशंका है, बिकॉज काफी भाव बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको फिर भी जो भी डिप्स आती है उसमें स्टैगर्ड मैनर में प्लान करके खरीदारी करनी ही पड़ती है, बिकॉज इसका कंजम्पशन अगले 10 साल, 5 साल, 15 साल में जैसे आपके घर का माहौल हो आपको लगता है। तो हमारा मानना है कि ऑन एवरी डिप्स गोल्ड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। लेकिन जैसे बीरेन सर ने कहा कि जो स्विंग्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, तो अगर आप उस स्विंग को अवॉइड करना चाहेंगे तो वैसे ही चांदी में थोड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप रखिए। सिल्वर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, इन द सेंस के गोल्ड के प्राइसेस के सामने सिल्वर के प्राइसेस कम बढ़े हैं, और सिल्वर का और गोल्ड का जो प्राइस डिफरेंस है वो हमें लग रहा है कि अभी सिल्वर के फेवर में जाएगा और वो डिफरेंस बढ़ेगा। तो आपको तेजी शायद थोड़ी सिल्वर में ज्यादा देखने मिलेगी। स्विंग्स भी ज्यादा बड़े होंगे, लेकिन सिल्वर मिनी माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स में आप निवेश करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। ओके, चांदी में बताइए दीपेन जी, क्या करना चाहिए चांदी में यहाँ से? देखिए, सिल्वर की बात करेंगे तो अगेन 73,000 72,800 काफी सपोर्ट रहा है। अभी हमने देखा है कि मॉर्निंग से 700-800 पॉइंट की तेजी आ चुकी है ऑलरेडी। तो थोड़ा फ्रॉथ कम होने दे, थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आने दे, और उसके बाद 72,800 के आसपास आप मिनी या माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी करने की कोशिश करें। बीरेन सर, आप क्या कहेंगे चांदी में? चांदी में क्या करना चाहिए 83,000 के आसपास? या 82 के आसपास बाई कर सकते हैं, 82,000 के आसपास। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड होना चाहिए 80,500 का। लक्ष्य ऊपर में हम 84,500 85 के आसपास रख सकते हैं। 3-4 दिन की इसकी टाइम फ्रेम रहेगी। 4 दिनों के लिए चांदी आप खरीद सकते हैं 80,500 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से 500,000 रुपए की गिरावट है, तब आप यहाँ पर खरीदारी की सलाह बीरेन सर दे रहे हैं। चलिए मेटल्स की, जहां पर आज फिर से तेजी दिख रही है, लगातार यहां पर तेजी का रुख बना हुआ है, लेकिन इस तेजी में सबसे ज्यादा एक्शन आज दिख रहा है एल्युमिनियम पे। दीपेन जी, आपसे शुरू करेंगे मेटल्स पे बातचीत। एल्युमिनियम पर लगातार आप बुलिश थे और आपके तमाम टारगेट हिट हुए हैं, अब क्या करना चाहिए? अब यहां से बताइए, अब काफी क्रूशियल हो गया है क्योंकि भाव काफी तेज है अभी। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच ये रिकलेक्ट करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो एज ए एनालिस्ट हमारी कोशिश यही रहती है कैसे आइडेंटिफाई पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करें जिसमें आपको तेजी देखने मिलेगी और कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी देखने मिलेगी। बेस मेटल में अगर आप देखेंगे तो कॉपर और जिंक दोनों में ही हमें 7-8-10% की तेजी देखने मिली है, लेकिन नीचे से एल्यूमिनियम के प्राइसेस 20% बढ़ चुके हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि भाई कौन सी कमोडिटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, ताकि दर्शक मित्रों को उतना ज्यादा लाभ हो सके, उतने ही पैसे इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये काफी अच्छा ट्रेड गया है टचवुड। लेकिन अभी आपको इंतजार करना होगा थोड़े प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज हमने देखा है कि आज 4 से 5% का गैप अप ओपनिंग देखा है। लॉजिकली 238 से 242 के टारगेट्स भी आ सकते हैं, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके चले और उसके बाद फिर से नीचे आने दे। हमारा मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग में आपको फिर से 224 226 के टारगेट्स आ सकते हैं नीचे में प्रॉफिट बुकिंग में, तभी आप फिर से खरीदारी करने की कोशिश करें। देखिए, प्रॉफिट बुक करके साइड में फिर से बाई करना एक अलग बात होती है और शॉर्ट सेलिंग करने एक अलग बात होती है। तो कहीं भी शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। प्रॉफिट बुक करके फिर से डिप्स का इंतजार करें और वो डिप्स को ट्रेड करने की कोशिश ना करें। डिप्स आ जाती है वहां पे फिर से खरीदारी करने की कोशिश करें, ये हमारी क्लियर कट सलाह होगी। फिर से सलाह देखते रहें कहां पर आपको एंट्री करनी है। मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन शॉर्ट सेल की भी सलाह दीपेन जी की तरफ से नहीं है। बीरेन सर, आप बताइए, मेटल्स में जिस तरह की तेजी आई है, इसके बाद अब आप क्या सलाह दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अभी भी खरीदारी
की समझदारी होगी खरीदारी में कि आप बेच दें इन लेवल्स पे, करंट लेवल पे किसी को ट्रेड करना है तो? आपका क्या है जिंक पर, कॉपर पे, एल्यूमिनियम पे, तीनों पर बताइएगा वीरेंद्र सर। यहाँ पॉलिसी बेस काफी आर्बिट्रेज के काफी अच्छे ट्रेड उभर आए हैं, क्योंकि एलएमई ने बान किया है कि 13 अप्रैल के पहले जो भी एल्यूमिनियम पे है बना वो एलएमई में डिपॉजिट नहीं हो सकता। अब डीमैट में ऑलरेडी 95% मटेरियल है वो रशियन ओरिजिन का है, तो कोई ना कोई समय पे यहाँ क्राउडेड ट्रेड जिसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन आएगा मेटल का। तो यहाँ एक ट्रेड ऐसा है कि जिंक लॉन्ग करके एल्यूमिनियम को शॉर्ट किया जाए, क्योंकि सप्लाई साइड एल्यूमिनियम की सप्लाई बेहद ज़्यादा है और चाइना की एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ डिमांड बेहद कमज़ोर है। तो एक पर्टिकुलर ट्रेड है लॉन्ग जिंक शॉर्ट एल्यूमिनियम, करंट बेसिस जो है दोनों के बीच का वो अराउंड 12 रुपया है, वो एक्सपांड होकर शायद 30-35 हो सकता है। ओके, तो ये व्यू आपका है। जिंक यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह वीरेंद्र सर की 255 के टारगेट के लिए पोजिशनल व्यू है, लेकिन एल्युमिनियम वीरेंद्र सर की तरफ से जो कॉल है एल्युमिनियम को शॉर्ट करने की सलाह है। तो ये व्यू यहाँ पर बन रही है। एल्युमिनियम यहाँ पे 239 पे बेचे, जो करंट लेवल है इसे 1-2 रुपया ऊपर आने पे बेचे और नीचे 226 रुपए तक फिसल सकता है। तो इन अगर 226 तक आए तब खरीदारी बनती है क्या वीरेंद्र सर एल्युमिनियम, अगर 226 के नीचे आने पे? मैं फंडामेंटल के साथ भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा काम फिजिकल साइड से भी ज़्यादा है, तो मैं बाई साइड प्रेफर नहीं करूँगा इसमें। तो अभी बाई साइड यहाँ पर नहीं जाने की सलाह वीरेंद्र सर की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में अभी बड़ा एक्शन तो नहीं दिख रहा है, नरमी हल्की आज दिख रही है 147 के आसपास। बताएं नेचुरल गैस में क्या करें दीपेन जी? देखिए, जो कंसल्टेशन हमें चाहिए था ट्रेंड चेंज के पहले, वो कंसल्टेशन ऑफ प्राइसेस हो रहा है नेचुरल गैस में, तो थोड़ा और समय दे सकते हैं। और अगर ऐसी कोई कंसल्टेशन के समय प्रॉफिट बुकिंग आती है और प्राइसेस 125-126 के आसपास आते हैं, तो नेचुरल गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को आप खरीदारी करके चले। जो सीजन आने वाली है विंटर सीजन अगले 5-6 महीने में, हमारा टारगेट 190 से 195 का है। तो थोड़ा कंसल्टेशन रहेगा, थोड़ा वेट पीरियड रहेगा, लेकिन नेचुरल गैस जो टेक्निकली जो कंसल्टेशन कहते हैं वो अंडर गोइंग है अभी, टाइम वाइज करेक्शन। तो आई थिंक 195 के लिए आप डिप्स में नेचुरल गैस के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा मीडियम टर्म का नजरिया है, इसे शॉर्ट टर्म इंट्राडे या पोजिशनल नजरिया ना माने, मीडियम टर्म का नजरिया है, उसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीरे की। हमारे साथ नीरज पटेल हैं, जीरा एक्सपोर्टर भी है, ब्राइट फेम के फाउंडर भी हैं। शुक्रिया नीरज जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले बात डिमांड को लेकर करते हैं। क्या हो रहा है सर, डिमांड की क्या स्थिति है? आप ग्लोबल अभी भी अपने क्लाइंट्स के साथ है, चाइनीज क्लाइंट के साथ, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है? अभी ऐसा है विश्व मोहन जी, जो डिमांड थी आज से 1 वीक 10 दिन पहले के जो व्यापार हुए थे वो अभी लोडिंग हो रहे हैं, उसी की खरीदारी अभी मार्केट में दिखाई दे रही है। नया डिमांड जो है वो हैंड टू माउथ है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अंदर वो लोगों का भी सोइंग हो चुका है जीरा, तो वो लोग उनके जीरे की वेट कर रहे हैं। तो अभी क्या है, उनकी डिमांड थोड़ी ग्रेजुअली स्लो हो रही है, उनकी जितनी खपत है उतनी ही वो परचेज कर रहे हैं। ओके नीरज जी, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी फिश के सेमिनार के दौरान, तो आपने कहा था कि विदेशी बाजारों में जीरा आने में जो एक गैप मिलेगा, जून के आसपास उनके अराइवल्स होते हैं, उस दौरान भारत के लिए एक मौका है एक्सपोर्ट बढ़ाने का। तो क्या वो फायदा नहीं मिल रहा है भारत को? वो फायदा मिल रहा है, अभी वही फायदा मिल रहा है, क्योंकि जो अभी जो बाइंग आई है वो बीच में जो 1.5 महीने की गैप है वही बाइंग चल रही है अभी, और उसी का शिपमेंट और लोडिंग वगैरह चल रहा है। ओके सर, भाव को लेकर क्या लग रहा है? लगातार भाव नीचे आ रहे हैं, आपका अनुमान क्या है, कहां तक भाव नीचे गिर सकता है जीरे का? अभी ये जो फिलहाल अभी आज के दिन में जो भाव चल रहा है उसमें मुझे लग रहा है अभी 300-400 रुपए पर 20 kg की मंदी हो सकती है। यहाँ से और गिरावट आ सकती है आपको लग रहा है? ठीक, जी। शुक्रिया नीरज जी, आपने वक्त निकाला और जीरे की जो रिपोर्ट है आपने सामने में रखी है। बीरेन्द्र सर, आपको क्या लग रहा है, जीरे में क्या हो रहा है, कितनी गिरावट और देख रहे हैं आप यहाँ से, या खरीदारी अब करनी चाहिए आज की गिरावट में? नहीं, ये रेड सी का जो रिसेंट टेंशन बढ़ा है, जो ये देखते हुए इसमें थोड़ा सा डाउन साइड और भी बढ़ सकता है।
में भी हम 20,500 तक इसको देखेंगे इस डाउन साइड को एक्सटेंड होते हुए। बहुत सारे फ्रेट में डिसरप्शन है। पेंट अप डिमांड तो काफी है, बट सप्लाई चेन डिसरप्शन है, वो थोड़ी नेगेटिव न्यूज है। आप बताइए आपका व्यू जीरा, धनिया और हल्दी तीनों पर ही, दीपेन जी। देखिए, मैं जीरा पे ज्यादा बात करना चाहूंगा। अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो हम आज से नहीं लगभग 32,000 के कहते आए हैं कि जीरा के प्राइसेस में आपको नरमी देखने मिलेगी, और हम बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 से 19,000 के आसपास फर्स्ट, एंड सेकंड वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस 16,000 के आसपास। तो अगर इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम अभी सिर्फ 2 से 3% दूर हैं बॉटम से और बेस बिल्डिंग से, और उसके बाद आपको यहाँ से एक अच्छा खासा उछाला देखने मिल सकता है, जिसमें हम यहाँ से टेक्निकली फिर से 28 से 32,000 के भाव देख सकते हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें लग रही है टेक्निकली। अगर आपको 20,000 से 19,000 के बीच में आते हैं प्राइसेस, तो जीरे में आपने बाइंग करके चलनी चाहिए, और आपको फिर से 28 से 32,000 के टारगेट्स देखने मिलेंगे। ये एक अगेंस्ट द ट्रेंड का काम है और कॉल है, तो अपना रिस्क प्रोफाइल देख के ही आप ये खरीदारी करने की कोशिश करें। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जीरा में काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और ट्रेडिंग मूव अगले 15 से 20 दिन में आपको देखने मिल सकता है। 15-20 दिन अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो अच्छी तेजी आपको यहां से दिख सकती है। गिरावट का थोड़ी और गिरावट आने दे, फिर आप यहां पे खरीदारी करने की सलाह दीपेन जी की तरफ से आ रही है, लेकिन रिस्की बेट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब धनिया में बताइए वीरेंद्र सर, क्या धनिया खरीदे क्या 7,400 के आसपास मई वायदा? जो फिजिकल साइड है वो इस भाव से बाय कर सकते हैं, या तो जिनका लंबा नजरिया है मीन्स 2-3 महीने का, वो भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। क्योंकि 1-2 वीक ये वॉर का प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी डिसरप्शन रहेगा, बट 2-3 वीक में शायद ये भी डिस्काउंट हो जाएगा, जैसे बुलियन में डिस्काउंट हो गया है। तो मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव काफी अपबीट है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। मीडियम टर्म अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है तो जरूर आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। गिरावट पे धीरे धीरे खरीदारी यहां पर कर सकते हैं। धनिया को लेकर ये व्यू है। चलिए अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार में भी तेजी पिछले हफ्ते के आखिर में आते आते अच्छी तेजी दिखी, 5500 के आसपास पहुंच चुका है, 11,000 के आसपास ग्वारगम भी आ चुका है। वीरेंद्र सर, क्या हो रहा है ग्वार सीड ग्वारगम, और तेजी दिख रही है? मैं इनिशियली एक्सपेक्ट करता था कि ये इजराइल का अगर थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता तो ये 5800 तक जा सकता था, बट अब ऐसा लग रहा है कि मैं एक चांसी ट्रेड में थोड़ा शॉर्ट साइड बेट पर्टिकुलर गम में प्रेफर करूंगा, क्योंकि फिर से यह सप्लाई डिसरप्शन है, थोड़ी फाइनेंशियल क्रेडिट क्रंच भी है। तो टेक्निकली 10,800-900 के आसपास गम शॉर्ट करके 10,000 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 11,300 का होना चाहिए। ओके, शुक्रिया वीरेंद्र सर आपका, दीपेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।